कि जो पहले 3 करोड़ लोग हैं, राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के, एक प्रकार से हमारा इन हाउस व्यवस्था है। हमारी अपनी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, इस काम से पिछले 1 साल से लगे हुए लोग हैं। हमें पब्लिक अवेयरनेस वगैरह करते ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जो पब्लिक अवेयरनेस है ये पहला और दूसरा राउंड पूरा होने के बाद जरूरी हो जाएगा, जबकि हम 3 करोड़ पूरा कर लेंगे। दूसरा विषय आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इसको अन्यथा न ले कोई। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स है। भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए, ये भी हमें चिंता करनी है। देशवासियों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपके राज्य प्रशासन की भी दिन रात जुटे रहने के लिए प्रशंसा करता हूं। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। आप सभी परिचित हैं कि बीते कुछ हफ्तों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉजिस्टिक तक की तैयारियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके, लगातार मीटिंगें करके, मॉड्यूल्स बना करके इसको पूरा किया गया है। देश के लगभग हर जिले में ड्राई रन्स भी पूरे हो चुके हैं। इतने बड़े देश में सभी जिलों में ड्राई रन्स हो जाना, ये भी अपने आप में हमारी काफी बड़ी कैपेबिलिटी को दिखाता है। हमारी जो नई तैयारियां हैं, जो कोविड के एसओपीज हैं, उनको अब हमें अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ना है। भारत में पहले से ही अनेक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे लोग बड़ी सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं।
मिशंस रूबेला जैसी बीमारियों के खिलाफ भी व्यापक कैंपेन हम लोग चला चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव और देश के कोने कोने तक पहुंचकर मतदान की सुविधा देने का भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। इसके लिए जो बूथ स्तर की रणनीति हम बनाते हैं, उसी को हमें यहां भी प्रयोग में लाना है। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पहले से ही इसके लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास रहता है। कोरोना टीकाकरण के लिए इसको और मजबूत किया गया है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। थोड़ा सा भी लूजनेस नुकसान कर सकता है। और यही नहीं, जिनको टीका लगाया जा रहा है वो भी संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हम लेते रहे हैं, उनको फॉलो करते रहे। ये सुनिश्चित करना ही होगा। एक और बात जिस पर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है। कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, NYK हो, NSS हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो, रोटरी, लायंस क्लब जैसे संस्थाएं हो, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हो, इन सबको हमने साथ जोड़ना है। जो हमारी रूटीन स्वास्थ्य सेवा हैं, जो दूसरे टीकाकरण अभियान, वो भी ठीक से चलते रहें, इसका भी हमने ध्यान रखना है। क्योंकि हमें मालूम है कि हम 16 को शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारी 17 को एक रूटीन वैक्सीन का भी डेट है। तो इसलिए हमारा जो रूटीन वैक्सीन का काम चलता है वो भी कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। हमें सभी राज्यों, स्थानीय प्रशासन को वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, जू में, पोल्ट्री फार्म इत्यादि पर निरंतर निगरानी रखनी है, ताकि पक्षियों के बीमार होने की जानकारी प्राथमिकता पर मिले। बर्ड फ्लू की जांच के लिए जो लेबोरेटरीज हैं, वहां समय पर सैंपल भेजने सही स्थिति का जल्दी पता लगेगा और स्थानीय प्रशासन भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई कर पाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।